हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है बच्चों कि हमारा 12th क्लास है, इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट चल रहा है और हमारा चैप्टर नंबर 5 आज हम लोग आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत जैसा आपको पता है कि हम लोग बाजार संतुलन पढ़ेंगे। क्लियर है? बैलेंस ऑफ मार्केट। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे बाजार होता क्या है। सबसे पहले तो हमें बाजार का पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने उपभोक्ता के व्यवहार के संतुलन में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में बाजार प्रक्रिया को। ये है तो उससे रिलेटेड ही कुछ और चीजें हैं जो चैप्टर नंबर 3 की हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। बस आपको क्या करना है, उसको अच्छे से आपको इम्प्लीमेंट करना है और कुछ नई चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। क्लियर है? और अगर बीच में कोई आपका डाउट आता है, किसी प्रकार कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक बता सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो सारे बच्चे रेडी हो जाइए। चैप्टर नंबर 5 है आपका और चैप्टर नंबर जो हमने 4 पढ़ा था, अगर कोई इसमें आपको डाउट है तो आप मेरे को चैट के माध्यम से आप उसको भेज सकते हैं। मैं आपका कोई जो भी डाउट होगा, जो आपको प्रश्न होगा, उसको मैं आपको बच्चों बता दूं। क्लियर है? अगर आप लोग रेडी हैं सब पढ़ने के लिए, बिल्कुल तैयार हैं, तो हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 आपके टीवी स्क्रीन पर है और चैप्टर नंबर 5 को हम देख रहे हैं बाजार संतुलन। तो सबसे पहले हमको यह समझना है, इतने पार्ट को हम फिलहाल छोड़ देते हैं। हमें बाजार समझना है, मार्केट। हम किस मार्केट की बात कर रहे हैं इस लेक्चर के अंतर्गत? क्या जो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर वो आपकी मार्केट पढ़ी थी, हम उस मार्केट की बात कर रहे हैं, या फिर कोई नई प्रकार की मार्केट है हम उसकी बात कर रहे हैं? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। अगर आप इसको देखते हैं तभी आप लेक्चर को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। इसका हम लोग आपके स्टार्टिंग पढ़ेंगे। फॉर्मेट वही रहेगा कि जितना बड़ा आपका कंटेंट होगा उसको मैं छोटा करके आपको लिखवाऊं, ताकि एग्जैक्ट आप उसकी डेफिनेशन को, आप उसकी परिभाषा को बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से आप पढ़ पाए। अपने एग्जाम के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। क्लियर है? जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, हम इसके प्रश्न उत्तर जो बच्चे चाहते हैं करना, हम उनको करा देंगे विशेष इंपॉर्टेंट। नहीं तो हम चैप्टर पढ़ के हम पूरा आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट बुक हमारी प्रारंभ हो जाएगी। क्लियर है? चलिए ध्यान देते हैं सभी बच्चे चैप्टर की तरफ। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं इस अध्याय में, देखिए यह अध्याय 2 तथा 4 की नींव पर आधारित है। देखिए मेन बात वही है कि चैप्टर पर आपको समझना है जो इसका बेस है, नींव है, जो आधारिक है, और कौन से है बच्चों? चैप्टर नंबर 2 और 4 इसके बेस हैं। अगर उन दोनों को आपने अच्छे से पढ़ा है तो 5th में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। जैसे हमने देखा था, उपभोक्ता फर्म के व्यवहार को कीमत स्वीकार के रूप में अध्ययन किया। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था बिल्कुल उपभोक्ता का व्यवहार क्या है, कैसे वस्तु को सिलेक्ट करता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, कौन कौन चीजें हैं, कैसी उसकी स्थिति है, वस्तु की कीमत, वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी, उसकी इनकम, इन सब चीजों पर हम लोगों ने अच्छे से आपकी चर्चा की। फिर हमने आपका चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि कोई भी आपकी फर्म है, कोई आपकी कंपनी है, वो अपना लाभ कमाने के लिए अपना कैसा प्रिंसिपल करती है, क्या उसका बिहेवियर है, उसके विषय में हम लोग आपका देख चुके थे। क्लियर है? और ये कहीं ना कहीं बाजार से इनका सीधा आपका संबंध था, क्योंकि डिमांड और सप्लाई की जो भी कॉन्सेप्ट है वो मार्केट से शुरू होती है। जितना डिमांड होगा वैसी कंपनी उसको क्या होगी, आपका सप्लाई करेगी। और डिमांड करता कौन है? डिमांड करता है उपभोक्ता, हम जो वस्तु को आपका कंज्यूम करता है, जो वस्तु को ग्रहण करता है। तो डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही सारी चीजें आपकी बैलेंस होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अध्याय 2 में हमने देखा था कि किसी वस्तु के लिए एक व्यक्ति विशेष की मांग वक्र, किसकी बच्चों ध्यान देखना, मांग वक्र की स्थिति को आप पढ़ चुके हैं। मैं आपको मांग वक्र आपको बना के दिखाया था कि मांग वक्र बनता कैसे है। हमें वस्तु की उस मात्रा को बताती है जिसे एक उपभोक्ता विभिन्न आपके कीमतों पर खरीदने का इच्छुक हो। ऑब्वियस बात है। देखिए आपकी इनकम अच्छी खासी है, मान लीजिए आपकी 100 रुपए इनकम है, तो 100 रुपए आपको इनकम के अंतर्गत अगर आपको कोई चीज 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए मिलती है, आप उसको अच्छी क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। अगर कोई वस्तु आपको 80 रुपए की मिलती है तो आप उसको नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपकी इनकम ही आपकी 100 रुपए है। क्लियर है? अगर कोई विशेष महत्व रखती है तो ही तो खरीद सकते हैं। ये सारी चीजें आगे देखिए। जब कीमत दी हुई है, बाजार मांग वक्र हमें बताती है कि समस्त उपभोक्ता मिलकर विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं की किन मात्रा को खरीदने के लिए इच्छुक हैं। अब देखिए
उपभोक्ता से ही हमको क्लियर होता है कि उपभोक्ता किन कीमतों पर, किस रेट पर वस्तु को आपका कितनी मात्रा में खरीद रहा है। क्लियर है? क्योंकि उपभोक्ता के ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि उपभोक्ता को कोई चीज आपकी कम मात्रा में चाहिए, आपकी ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो उसी के अनुसार क्या होगा, जो सामने वाली कंपनी है, जो फर्म है, वैसे ही अपना प्रोडक्शन करेगी। क्लियर है? जैसा डिमांड होगा। फिर दूसरा यह देखा जाएगा कि बाजार के अंदर जो है उसका रेट कैसा है। अगर रेट कम है तो खरीदार बहुत ज्यादा होंगे, और खरीदार ज्यादा होंगे तो चीजें ज्यादा बिकेंगी, और ज्यादा बिकेगी तो मांग ज्यादा होगी, और मांग ज्यादा होगी तो कंपनी को सप्लाई बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं? तो उसी आधार पर है। और इसमें अब बात आई बैलेंस की। देखिए आम भाषा में समझिए, अभी हम नहीं पढ़ रहे किताबी, आम भाषा में समझिए। जितनी डिमांड है, मान लीजिए बाजार में 100 पेन की आवश्यकता है और बाजार केवल 80 पेन ही आपका उपलब्ध करा पा रहा है, और मान लीजिए उस समय आपका 100 पेन का जो आपका मूल्य था वो आपका 200 रुपए है, ऐसे मानिए आम भाषा में। लेकिन अब कितना दे पा रहे हैं केवल वो, देखिए आप इसको समझिए कि 100 पेन का जो मूल्य है वो आपका 200 रुपए है, लेकिन बाजार में जो स्थिति है, देखिए जो आपका बाजार में जो स्थिति है मार्केट में, वो कितने पेन है? 80 पेन है। अब आप मुझे समझिए कि मांग कितने की है? ये क्या है? ये मांग है। किसकी मांग है बच्चों? ये बाजार की मांग है। कितनी? इतने पेन की। पेन ले लीजिए, कोई भी जो आपकी वस्तु है, आप उस वस्तु को भी ले सकते हैं। कितनी है? 100। उसकी कीमत कितनी है? 200 रुपए। अब कोई ऐसा कारण हो जाए कि संतुलन बिगड़ जाए, यानी कि सप्लाई कम हो जाए, कंपनी ना दे पाए, बाजार में 80 पेन है और खरीदने वाले मान लीजिए 150 लोग हैं, या मान लीजिए 100 लोग हैं। अब ऐसे में क्या होगा, जो दुकानदार होगा, ऑब्वियस बात है, वो अपनी वस्तु का जो पेन का रेट है वो बढ़ा देगा। महंगा करेगा नहीं करेगा? और जैसे ही महंगा होगा तो वस्तु का रेट बढ़ने पर जो वस्तु की मात्रा है, जो खरीदार है, वो क्या हो जाते हैं बच्चों? कम हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। जब कम हो जाएंगे, और ये चीज अगर बहुत लंबा प्रोसेस में चल जाए, अभी 80 है, सप्लाई कम हो जाए, 40 हो जाए, मान लीजिए 30 हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा, जो वस्तु की कीमत है, क्या है आपकी कीमत, वो क्या हो जाएगी बच्चों? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है? तो उपभोक्ता क्या होंगे? इससे हट जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक प्रिंसिपल है। अभी हम चैप्टर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, वापस चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, और हम वहां का रुख अपना करते चलेंगे। ठीक है? यहां तक पढ़ा। अब देखिए अध्याय 4 में हमने देखा है कि एक व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति वक्र हमें एक वस्तु की उस मात्रा को बताती है। क्या बताती है बच्चों? जो कोई आपका व्यक्तिगत फर्म है, कोई आपके अपने निजी लेवल पर है, वस्तु की उस मात्रा को बताता है जिसे कि एक लाभ अधिक करने वाली फर्म विभिन्न कीमतों पर बेचने का इच्छुक रखती हो। बिल्कुल, देखिए जितनी फर्म है, कंपनी, उनका मेन मोटिव क्या है? वो क्यों करते हैं प्रोडक्शन? उनको अपना प्रॉफिट से मतलब होता है, उनको लाभ चाहिए होता है, सिंपली। क्लियर है? आगे देखिए थोड़ा सा बच्चों आप। तथा बाजार पूर्ति वक्र हमें विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की उस मात्रा को बताती है जिसे हम सभी फर्म सम्मिलित रूप से पूर्ति करने की इच्छुक होगी, जबकि प्रत्येक फर्म के लिए आपके कीमत दी गई है, और जितनी भी इच्छुक मात्राएं हैं, जिस हिसाब से बाजार में उपभोक्ता है, जितनी सप्लाई है, वैसी उसकी इच्छुकता क्या है? आपकी बनी रहती है। क्लियर है? क्या बनी रहती है? उसकी इच्छा जो है वो आपकी बनी रहती है। ठीक? आगे देखिए, वैसे उसकी कीमत के ऊपर डिपेंड करता है। इस अध्याय में हम उपभोक्ता तथा फर्म, ध्यान दीजिए, अब आइए, उपभोक्ता तथा फर्म दोनों के व्यवहार को सम्मिलित करके मांग पूर्ति, ध्यान दीजिए बच्चों, मांग पूर्ति विश्लेषण द्वारा बाजार संतुलन तथा किस कीमत पर संतुलन होगा का अध्ययन करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम पूरे चैप्टर में की पॉइंट की बात करें, तो जो आपका उपभोक्ता है और जो फर्म है, उनकी जो डिमांड एंड सप्लाई है, उसका ही हम लोग क्या करेंगे? विश्लेषण। और उसी के आधार पर हम लोग बाजार को देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है, जितनी मांग है उतनी सप्लाई है कि नहीं है, इसके ऊपर हमको देखना है टोटल चैप्टर। किस कीमत पर संतुलन होगा का अध्ययन करेंगे। हम संतुलन पर मांग तथा पूर्ति में शिफ्टों के प्रभाव का भी परीक्षण करेंगे, यानी कि इंपैक्ट देखेंगे हम लोग
कि अगर मांग बढ़ रही है तो उस समय क्या इम्पैक्ट होगा, पूर्ति घट रही है बढ़ रही है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसमें जो शिफ्टिंग होगी जो चेंजिंग होगी उसको भी हम लोग आपका देखते चलेंगे। अध्याय के अंत में हम मांग पूर्ति विश्लेषण के कुछ अनुप्रयोगों को भी देखेंगे। अब किसके अनुप्रयोग देखना है हमने बच्चों, मांग और आपके पूर्ति के। इतना हम लोगों को बेसिकली अभी हम ये चीज हमको पढ़नी है अपने लेक्चर के अंतर्गत। चलिए अब संतुलन अधिमान पूर्ति ये सब चीजें हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या चलते हैं, हमें कुछ चीजें आपकी अपने लिए पढ़नी होती हैं कि सबसे पहले हमको पता तो हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो उन सब चीजों को हम लोगों को देखना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है बच्चों, ध्यान है सबको इतना कि हमको क्या देखना है। तो सबसे पहले देखना है बाजार किसे कहते हैं। भाई डेफिनेशन हो सकती है, पेपर आपके पेपर में पूछ लीजिए कि बाजार किसे कहते हैं, 50 शब्दों में लिखिए। भाई प्रश्न आता है, लॉन्ग आएगा शॉर्ट आएगा वन लाइनर आ सकता है। तो सबसे पहले आपको पता भी होना चाहिए कि हम बाजार किसे कहते हैं। आइए ध्यान देते हैं, सबसे पहले आप देखिए बाजार किसे कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं मार्केट क्या है, बताइए आप मुझे, बाजार क्या है। आप क्या कहेंगे कि जहां पर हम लोग अपनी दैनिक आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जो हम चीजें खरीदते हैं वो आपका मार्केट है। लेकिन एक मार्केट हमने दूसरा बढ़ा था, याद है आपको, चैप्टर नंबर 2 में, उसका भी इसमें बहुत बड़ा क्या है हमारा रोल है। आइए इसको समझते हैं और देखते हैं मार्केट क्या है। इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और आगे की तरफ चलेंगे। जहां भी कोई चीज समझ ना आए आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए बाजार वह क्षेत्र है या क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र होता है जिसमें जिसमें क्रेता और विक्रेता, भाई जितना भी काम है बाजार में दो ही आदमी का तो है, बाकी तो सब इनकी हेल्प करने के लिए बने हैं। भाई क्रेता और विक्रेता, भाई जो वस्तु को ले रहा है और एक वस्तु को बेच रहा है, इन दोनों का ही तो क्या है बाजार में काम है। बाकी तो और किसका तो कुछ है ही नहीं, बाकी तो सब क्या है मीडिएटर है। आगे देखिए एक दूसरे के निकट संपर्क में होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, संपर्क में होते हैं, में होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। आप ऐसे मानिए कि पहला पॉइंट। दूसरा देख लीजिए आप इसी में, उपभोक्ता के व्यवहार के अनुसार, आप लोग पढ़े हैं जो उपभोक्ता का जो आपका व्यवहार है उसको पढ़े हैं, के अनुसार एक वस्तु की मांग वक्र क्या है आपकी, की मांग वक्र निर्धारित होता है। क्या होता है, मांग वक्र आपका निर्धारित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है बच्चों, उपभोक्ता के व्यवहार के अनुसार ही क्या होता है, जो वस्तु का मांग वक्र है वो हम लोग आपका फिक्स करते हैं कि हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता के लिए कौन कौन सी वस्तु जरूरी है, किन पर उसकी विशेष रुचि है, किन वस्तु को वो आपका खरीद रहा है, ये हमको देखना होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है समझिए आप थोड़ा सा। उत्पादक, बच्चों कौन होते हैं उत्पादक, जो किसी वस्तु को आपका प्रोड्यूस करते हैं, के व्यवहार के अनुसार एक वस्तु की पूर्ति वक्र
को निर्धारित करता है। क्या करता है बच्चों? निर्धारित करता है। अब देखिए, पहले किसे कर रहा था? उपभोक्ता को। अब यहाँ किसके अनुसार है? उत्पादक, जो वस्तु को तो आपका प्रोड्यूस कर रहा है, एक वस्तु की पूर्ति को वक्र निर्धारित करेगा। अब ये भी हमको आपको देखना होगा कि जो आपका प्रोड्यूस कर रहा है उसे भी ये चेक करना है कि उसको किस आपके वस्तु का प्रोडक्शन करना है, किसका नहीं करना है, किसके बाजार में सप्लाई है, किसकी डिमांड है। ये क्या करेगा? ये उसका व्यवहार है, ये उसका नेचर है। आप ऐसा समझिए। क्लियर है? दूसरा देखिए इसी में जो अगला इंपॉर्टेंट है, आपको बाजार किसे कहते हैं, ये सब उसकी परिभाषा के अनुसार ही उसके अंदर के पॉइंट हैं जो आपको लिखने हैं। आगे देखिए, बाजार संतुलन का निर्धारण पूर्ति एवं मांग वक्रों द्वारा होता है। यानी कि अगर हम लोग निर्धारण की बात करें, किसकी बच्चों? आपका पूर्ति की और मांग की। ये देखिए, बाजार संतुलन का निर्धारण किसके अनुसार होता है? हमको ये चेक करना होता है अपना बाजार संतुलन में कि आपकी पूर्ति और मांग यानी कि डिमांड और सप्लाई कितनी है, उसके अनुसार ही हम बाजार को देखते हैं, जो आपका बाजार संतुलन। इतना आपको याद रखना है। क्लियर है? देखिए एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, बाजार किसे कहते हैं? पहला पॉइंट है, बाजार वह क्षेत्र होता है जिसमें आपका क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में होता है। दूसरा पॉइंट है, उपभोक्ता के व्यवहार के अनुसार एक वस्तु की मांग वक्र निर्धारित होता है। क्या करते हैं हम लोग? एक हमें विशेष पता लगता है ग्राफ कि जो आपका उपभोक्ता है उसकी डिमांड कितनी है और किन वस्तु को लेके वो आपका खरीदना चाहता है। उत्पादक के व्यवहार के अनुसार एक वस्तु की पूर्ति वक्र को निर्धारित करता है। यानी कि जो पूर्ति वक्र है वो किसके अनुसार आपका निर्धारित होता है? फिक्स होता है, जो उत्पादक है उसके अनुसार। बाजार संतुलन का निर्धारण पूर्ति एवं मांग वक्र द्वारा होता है। यानी कि अगर आपको बाजार को संतुलन रखना है, बैलेंस रखना है, क्लियर है, तो डिपेंड करता है आपका सप्लाई पर और डिमांड पर। जैसे डिमांड होगी वैसी सप्लाई मिलेगी। मान लीजिए डिमांड नहीं और आपने वस्तु बहुत ज्यादा आपके बाजार में पहुंचा दी, तो वो बिकेगी नहीं। तो बिकेगी नहीं, जो आपकी मेन आपका कंपनी या आपकी होगी, फर्म होगी, वो लॉस मेकिंग जाएगी। कहाँ जाएगी? आपका लॉस मेकिंग जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं? उसके साथ हो सकती हैं। अगला देखिए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जरूर, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मुख्य तत्व हैं। जैसे आप देखिए, बाजार के मुख्य रूप, ये आपको देखना है कि बाजार के मुख्य रूप क्या हैं। आप उन रूप को समझ सकते हैं। सबसे पहला रूप देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता। अब देखिए, कोई भी चीज ऐसी है कि वो आपका बिना कंपटीशन के बाजार में तो आपका नहीं चलती। दूसरा देखिए, एकाधिकार। अगला पॉइंट देखिए इसी में, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता। ये सारी चीजें हैं बाजार के मुख्य पॉइंट। टोटल कॉम्पिटिटिव, एकाधिकार, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता। इनके दम पर ही बाजार में सारी चीजें होती हैं, गतिविधियां होती हैं। अब देखिए, अगर जितनी कोई वस्तु कंपटीशन करेगी बाजार में, उसका रेट भी अच्छा होगा, उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होगी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। ऑब्वियस है कि नहीं है? आप जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी जिनकी बाजार में डिमांड ही नहीं है, तो डिमांड नहीं है मतलब वो कंपटीशन नहीं कर पा रही मार्केट में अपनी चीजों को लेकर। भाई अगर कंपटीशन होगा तो ही तो जान पाओगे। तो क्या पता किसी को कि कौन सी वस्तु है, क्या चीजें हैं। अब देखिए, बड़ा एग्जांपल समझिए, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। एडिडास और रिबॉक दो कंपनियां हैं, दोनों आपका स्पोर्ट वेंचर करती हैं, स्पोर्ट की चीजें बनाती हैं। अगर वो कॉम्पिटिटिव नहीं होती
वर्तमान की डिमांड को आपका सप्लाई नहीं करती, या जो आपकी बाजार की मांग है उसके अनुसार अच्छा नहीं उतरती, तो उनको कौन जानता आज। अगर कंपटीशन किया उन्होंने तो ही तो आपका सफल हो पाई वो, तो ही तो लोग उन्हें आपका जान पाए कि बाजार में ये सब चीजें क्या हैं। क्लियर है? नहीं तो उन्हें कौन आपका जान पता इन कंपनियों को। तो आपको फिलहाल जो है बच्चों, आपको यही याद रखना है कि बाजार किसे कहते हैं, बाजार के पॉइंट, इसमें क्या होता है कि बाजार क्या है, उपभोक्ता का व्यवहार, उत्पादक का व्यवहार, बाजार संतुलन और बाजार के मुख्य पॉइंट, ये आपको ध्यान रखने हैं। संतुलन, मांग, आपको अधिमांग, अधिपूर्ति, इनको हम कल बहुत अच्छे से अपने लेक्चर के अंतर्गत आपका समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपका सारी चीजों को आपका पढ़ते चलेंगे। आज हम ऐसे मानिए कि हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि बाजार में क्या चीज जरूरी है और क्या है क्या नहीं है। और देखिए, चैप्टर में पढ़ने से पहले हमको ये ध्यान रखना तो है कि हमको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज ध्यान रखिए, ये वाला पार्ट, मांग और पूर्ति का विश्लेषण, और इसमें भी उपभोक्ता और फर्म, ये दोनों बेस हैं। और फिर उसके अनुसार ही बाजार डिसाइड होगा कि बाजार की क्या उसका नेचर है, तभी हम लोग पढ़ पाएंगे, तभी उसको देख पाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो आज के लेक्चर में हमने खाली बेसिक जो उसका आपकी प्रस्तावना थी, जो उसका इंट्रोडक्शन था, उस पार्ट को हमने पढ़ा, उसको जाना और उसको समझा। क्लियर है? और मैं उम्मीद करूंगा कि जो आपका पिछला लेक्चर है आप उसको रिवीजन करिए, आज के लेक्चर को फिर एक बार आप उसको रिवीजन कर लीजिए। कोई आपको डाउट रहता है तो आप चैट के माध्यम से लाइव जुड़कर अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला हो। मिलते हैं हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।